योगेंद्र यादव साहब आप पार्टी के नेता और सुधांशु मित्तल साहब बीजेपी के नेता, स्वागत। तो कोई नहीं जा रहे, लेकिन जो बीजेपी में है वो भी अनमने से, कुछ रूठे से। दिल्ली के दिग्गजों में आपकी भी गिनती होती है सुधांशु जी, आप भी पुराने यहाँ के नेता हैं, लेकिन सब कुछ कटे कटे से हैं, कुछ 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 मतलब रूठे रूठे से। कोई कोप भवन में भी खुल के नहीं बैठ सकते क्योंकि उस पर भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आज सवेरे पहुंचे भी सब देर से किरण बेदी जी के नामांकन में। वहां भी कुछ दोपहर में रोज नारे लगते हैं, बीजेपी कार्यालय पे हंगामा होता है, नारेबाजी होती है। तो आपके यहाँ डर ज्यादा है, इसलिए शायद कोई छोड़ता नहीं और बोलता भी नहीं, लेकिन माजरा क्या है अंदर? संजीव जी, भाजपा की यही तो खासियत है कि अंदर की बात नहीं आने देते बाहर। मन के भी नहीं हुए तब सुनिए ना, सुनिए तो, अगर फैसले हमारे मन के नहीं हुए तो क्या हुआ? हम लोग तब भी एक विचार के लिए लड़ रहे हैं ना, और उस विचार के साथ हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, मतभेद तो होते रहते हैं। किसी को लगता है कि मैं अच्छा उपयुक्त व्यक्ति हूँगा, किसी दूसरे को लगता है कोई दूसरा होगा। ये तो स्वाभाविक है, और ये तो अच्छी, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये बड़ी एक हेल्दी चीज है, तो वो थोड़ी कोई विषय है। अब अभी योगेंद्र यादव जी बात कर रहे थे कि भाजपा कार्यालय के बाहर क्या हो रहा था, ये बड़ी खबरें नहीं बनती क्योंकि हमारे लोग छोड़ के नहीं जाते हैं। अपवाद होते हैं जहाँ पे कुछ लोग अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, अपनी असंतुष्टि की, होता है, अपवाद है, उनको मनाया जाता है, उनको समझाया जाता है कि नहीं, एक राजनीतिक संगठन में सारी चीजें स्वाभाविक। में दूसरी चीज, सुधांशु जी, मनाया समझाया कहाँ जाता है? हम तो सुनते हैं कि धमका दिया जाता है बस। मनाना समझाना तो बहुत अच्छी परंपरा होती। अब आप बताइए, मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि आप मेरे सामने बैठे हैं, हर्षवर्धन जी अपने घर में कृष्णानगर में बैठे हैं, मुखी साहब कहीं और बैठे हैं, और जो जना 4 दिन पहले आपकी पार्टी में आया उसको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया गया, और आप सबको ये कह दिया गया कि आप इस डिसीजन को सही ठहराएं। देखिए संजीव जी, सर, कुछ निर्णयों के पीछे कुछ अच्छे कारण भी होते हैं जी। जैसे 15 साल तक दिल्ली से हम लोग सत्ता से बाहर रहने की वजह से एक नेतृत्व का आकर्षण जो है उसके ऊपर एक अपना प्रश्न था। हमारे पास डॉक्टर हर्षवर्धन थे, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय मंत्री बन गए, बाकी नेता समकक्ष थे, और एक ऐसा नेतृत्व दिखा, एक ऐसा व्यक्तित्व दिखा जिसमें आकर्षण था, जिसमें विश्वसनीयता थी, जिसका प्रशासनिक अनुभव था, और दिल्ली की जनता के लिए लगा ये अच्छा है, तो उसमें क्या बुराई है? राजनीति को तो आप और खुला करेंगे ना, आप लाइन चाहेंगे कि लोग, अच्छे लोग राजनीति में जुड़े हो रहे हैं। मैं सिर्फ अभी ये बात हो रही थी कि हम लोग जो है डिबेट की बात हो रही थी, तो बहस की बात हो रही थी। बहस नहीं, आपने किरण बेदी जी का बयान सुना होगा कि ये डिबेट करना चाहते हैं, मैं डिलीवर करना चाहती हूँ। मैं एक शेर था, वो जरा आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ। बहसें फजूल थी, ये बहसें फजूल थी, ये हाल खुला देर में, अफसोस उम्र कट गई लफ्फाजों के फेर में। मैं जब कहता हूं लफ्फाज तो बहुत सोच समझ के कहता हूं, क्योंकि एक मैं आपके सामने एक तथ्य रखना चाहता हूं। एक मुख्यमंत्री जब गलत बयानी करे तो उसको आप क्या कहेंगे? मैं अब आपको इनका एक बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं। इनका सबसे बड़ा क्लेम है कि हमने 50% दिल्ली में, एक मिनट बस जी, नहीं, मैं उसी दौरान की बात कर रहा हूं। देखिए, उनके कार्यकाल के दौरान कर रहा हूं, ये रखा, इन्होंने 1 जनवरी को घोषणा करी कि ₹1.95 में जिनको की 200 यूनिट तक की बिजली होती है वो ₹1.95 देंगे, जो ₹2.70 पहले दे रहे थे। थोड़ी मेरी कमजोर हो सकती है गणित जी, योगेंद्र यादव जी यहां बैठे हुए हैं। 270 रुपए की बिजली 1 यूनिट की अगर ₹1.95 में दी जाए, ₹2.70 की ₹1.95 में दी जाए, तो वो कितना प्रतिशत बिजली के दाम कम होते हैं? 50% कौन सी गणित में होते हैं, ये मुझे बतला दें। ऐसे मैं आपको एक पूरे उदाहरणों की एक पूरी बड़ी फहरिस्त बतलाऊंगा, और मुझे दुख क्या होता है। देखिए, कोई व्यक्ति बोले, कोई छोट भैया बोले, समझ आती है। एक मुख्यमंत्री गलत बयानी, और लीजिए गलत बयानी। सुधांशु मित्तल साहब, अभी आपने देखा, पूरे इन्होंने हमारे यहाँ पोस्टर लगा। सुधांशु जी, देखिए, जो बात लोगों को समझ में आ रही है वो ये है। योगेंद्र यादव साहब, मैं 1 ही मिनट में आता हूं आपके पास। मैं सुधांशु से एक टिप्पणी चाहता हूं। दरअसल मेरे ख्याल से ज्यादातर राजनीतिक पंडित ये मान रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव कुछ फंस सा गया है,
कुछ इतना टू क्लोज फॉर कंफर्ट हो गया है बीजेपी के लिए। इसीलिए आनन फानन में किरण बेदी जी आई, आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई जिसमें किरण बेदी तक का इंतजार नहीं किया गया कि वो भी आ जाए, भाई आप मुख्यमंत्री पद की उनके नाम की घोषणा कर रहे हैं। तो क्या है कि जैसे पिछले साल भी 2013 में 4 विधानसभा चुनाव हुए, दिल्ली के नतीजे ने जायका खराब कर दिया, और इस बार भी जो एक जायका अच्छा चल रहा है कहीं फिर से बिगड़ नहीं जाए, 282 तो कहीं नहीं जाएंगे लोकसभा में, उसकी जो चिंता है वो कहीं अंदर ही अंदर खा रही है बीजेपी नेतृत्व को, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। संजीव जी जी ना संजीव जी, हमें दिल्ली की चिंता तो बहुत दूर है, हमें तो नई दिल्ली की भी चिंता नहीं है। उसका कारण आपको बतला देता हूं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी 25,000 वोट से जीते थे 2013 में, और जानते हैं लोकसभा चुनाव में वहां पे नई दिल्ली की इनकी ही खुद विधानसभा क्षेत्र में क्या हुआ, ये भी आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी। 13,000 वोट से ये नई दिल्ली का चुनाव क्षेत्र जो है ये हारे। 13,000 वोट से 25,000 की जीत और 13,000 की तब वो बनारस। सुनिए एक मिनट, मुझे योगेंद्र जी के पास जाना पड़ेगा। एक मिनट। अच्छा देखिए, बनारस में भी क्या कह के गए। चलिए, मैं आपको एक नई ओपनिंग नहीं देना चाहता। बनारस में वो जाके ये बोले आए थे कि देखिए मैं बनारस में जो है जनता की सेवा करूंगा, हारूं या जीतूं, मैं बनारस छोड़ के नहीं जाऊंगा। जिस दिन से हारे दोबारा कभी बनारस में नहीं गए। अच्छा, दिल्ली में जब ये थे, नई दिल्ली में, तो पोस्टर लग गए थे कि अरविंद केजरीवाल कहां है, अरविंद केजरीवाल कहां है, क्योंकि 49 दिन की सरकार में वो वहां भी नहीं गए थे, इसलिए ये हारे। 25,000 की जीत, सिर्फ 13,000 की हार इसलिए बनी थी। योगेंद्र यादव साहब, हमें तो नई दिल्ली। योगेंद्र यादव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये सवाल जेन्युइन है कि आप बनारस की जनता को इतने वादे करके आए कि मैं एक कुटिया में रहूंगा, यहीं बस जाऊंगा, यहीं रह जाऊंगा, हारूं या जीतूं, प्रधानमंत्री बनने गए, सांसद नहीं बन पाए, तो सच में उधर लौट के मुंह ही नहीं देखा बनारस का। क्यों नहीं लोग कहें कि ये भाग जाते हैं? सही बात है लोगों की, अगर जो उनके आलोचक अगर कहते हैं कि ये भाग जाते हैं तो सही कहते हैं, बनारस से भी भाग आए। संजीव, क्योंकि मुझे मालूम है अगर आप ये कहते हैं योगेंद्र यादव साहब, तो आप बनारस में ही रह रहे होते अभी तक, क्योंकि आप अपनी बात पे कायम होने वाले व्यक्ति हैं। जी बताएं। संजीव जी, मैं यही तो कह रहा हूं, ये और सारे सवाल आप क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल को खड़ा कर लेते, किरण बेदी को खड़ा कर लेते। सुधांशु जी का गणित इतना अच्छा है, किरण बेदी जी को एक कागज पे लिख के दे दीजिएगा ना, वो ये सारे सवाल पूछ लेंगी, और खड़ा करके ताबड़तोड़ सवाल पूछिए, जवाब लीजिए। घबरा क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं? वैसे इतना मैं जरूर कहूं, सुधांशु मित्तल जी को दाद दूंगा, उन्होंने हिंदी के शब्दकोश का एकदम विस्तार कर दिया पिछले 15 मिनट में। उन्होंने बताया कि इस सब चीज को विचार कहते हैं। कृष्णा तीरथ ने परसों सुबह ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो किया, जिस कारण से किया, उसका नाम आपको पता नहीं था संजीव जी, उस चीज को विचार कहा जाता है। देखिए, आपका शब्दकोश का विस्तार हुआ ना। दूसरा, उन्होंने एक और विस्तार किया, ये कहने के लिए कि जो आप शाम 9 बजे से 10 बजे तक रोज करते हैं, उसका नाम बहस नहीं होता, उसे लफाजी कहा जाता है। अब इसके बाद आपकी क्या ड्यूटी बनती है संजीव भाई, आप समझ लीजिए। तो आपके 2 चीजों का विस्तार हो गया। तीसरी चीज का लगभग वो विस्तार करने वाले हैं, वो ये कि 10 जनवरी के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हुआ प्रधानमंत्री की रैली के बाद, उसे आप आश्वस्त होना कहते हैं। मैं तो समझता था उसे घबराना, पर मेरी समझ पुरानी थी। तो सुधांशु जी ने हमारे हिंदी के शब्दकोश का विस्तार कर दिया है। मैं चाहता हूं ऐसे विस्तार हुआ करें, और इसके लिए खुली बहस क्यों ना हो जाए सुधांशु जी, उसको हम क्या कहते हैं? योगेंद्र यादव जी, बस ये एक मेरा आपसे एक और सवाल है, फिर मैं सुधांशु से कम इस बात का खंडन लूंगा कि वो हमारी बहस को लफाजी नहीं कह रहे, बाकी जिसको लफाज बोलना चाहे बोले। लेकिन ये बहस का भी ऑब्सेशन क्यों है योगेंद्र भाई? मतलब कि सारी बातें छोड़ो, बहस करो। मतलब अरविंद केजरीवाल साहब का समझ में आता है, लेकिन आप भी इतनी बहस पे, संजीव भाई, इसका एक गंभीर उत्तर है, इसका बहुत गंभीर उत्तर। पुराने रिकॉर्ड पे हम बहस पे ही जाके क्यों फंस जाते हैं कि भाई बहस करिए बहस करिए?
क्योंकि लोकतंत्र में बहस केंद्रीय है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है मत मतांतर हो और वो सार्वजनिक रूप से हो। सार्वजनिक रूप से मत मतांतर को ही बहस कहते हैं और वो लोकतंत्र की प्राणवायु है। अगर इस पे नहीं अटकेंगे, बहस हम नहीं करेंगे, तो क्या जूते चलाएंगे, गालियां देंगे, एक दूसरे का चेहरा देखेंगे, पूछेंगे किसका चेहरा सुंदर लगता है, पत्रकार अतिथियों के पास बहस तो केंद्रीय है लोकतंत्र में। जाने का मौका दीजिए सुधांशु जी, बस आप सिर्फ उसका खंडन कर दीजिए कि आप इस बहस को लफ्फाजी नहीं करेंगे। एक लाइन बाकी आप जी नहीं, मैं तो इनके संगठन की बातचीत को लफ्फाजी कहता हूं। और मैं अभी आपके सामने योगेंद्र यादव जी से प्रश्न पूछा था कि 2 रुपए 70 पैसे को जब 1 रुपए 95 पैसे की बिजली बना दी जाती है तो 50% होता है या नहीं होता, उसका देखिए जवाब नहीं दिया इन्होंने। ये क्या होता है, बहस की बात करते और जवाब देते नहीं है, तो किससे लफ्फाजी करनी है हमें बैठ के? समय खराब करना है क्या अपना? आप 1 घंटे इसके ऊपर बहस कीजिए, आइए समय दीजिए। मैं एक अब आप बीच में ना बोलिए, अब आप बीच में ना बोलिए, अब आप बीच में ना बोलिए। अच्छा सुधांशु जी, सुधांशु जी, बीच में नहीं बोलते। अरे सुधांशु जी इतने विनम्र हैं योगेंद्र भाई, इनसे क्या आप उलझ रहे हैं? वो आपने अपनी बात कह दी, आपने अपना पॉइंट रखा कि आपने जो एक स्टैटिस्टिक्स रखी उसका उन्होंने उत्तर नहीं दिया। एक आखिरी बात रख दूं। क्यों आप जाने वाले हैं क्या कहीं? आखिरी क्यों? संजीव जी ऐसा है हाँ नहीं मैं ताकि बहस, इनकी बहस को आगे बढ़ा सके ना जी। इनकी थी एक नई राजनीति। नई राजनीति क्या थी कि हमारे यहाँ नीचे से ऊपर व्यवस्थाएं हैं, ऊपर से नीचे व्यवस्थाएं नहीं होगी। हमारे यहाँ जिस व्यक्ति को टिकट दी जाएगी वो हाई कमान कल्चर नहीं होगा, हाई कमान नहीं देगा, वो नीचे से आएगा। नीचे से हमारी मोहल्ला कमेटी होगी, वो नॉमिनेट करिए और फिर टिकट मिलेगी। मैं आपको एक बड़ा अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ। सुरेश बाबू जो है हमारे, सुरेश भारद्वाज भाजपा के, उनको इन्होंने टिकट अनाउंस कर दिया वजीरपुर से, उनके सदस्य तक नहीं, और उन्होंने टिकट भी नहीं लिया। लेकिन ये नीचे की प्रक्रिया हुई थी सारी, ये ऊपर से टिकटें नहीं बटी थी। जितनी चीजें इन्होंने निष्ठा के नाम पे आज तक अपने मैनिफेस्टो में या अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखी, सबका घोर उल्लंघन करना शायद इनकी निष्ठा का अंग हो सकता है। लेकिन जनता जो है, जनता इन सब चीजों को देखती। देखिए काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। ओके योगेंद्र भाई, 2013 में इनकी मुट्ठी बंद थी, लोगों को लगता था कि योगेंद्र भाई उसके बारे में गंभीर हैं। लेकिन जो इनका आचरण रहा उसके बारे में, उससे लोगों में इनके प्रति आक्रोश पैदा हो गया। ठीक, योगेंद्र भाई वेरी क्विक रिबटल, जिससे कि मैं शीला और संजय जी के पास जा सकूं। जी बताएं। मैं जब 8वीं 9वीं क्लास में था और मैंने डिबेट शुरू की थी, तो मेरे एक अध्यापक ने मुझे कहा था, मैंने फॉलो नहीं किया, उन्होंने कहा था कि बेटा अगर जवाब पता ना हो चुप मत होना, कुछ ना कुछ बोलते रहना, कुछ ना कुछ बोलते रहना, ताकि कहीं लगे। जैसे अध्यापक कहते थे, कम से कम हम तो सोचते थे कि जवाब आता है नहीं आता हो, लेकिन वो आंसर शीट पूरी भर के आ जाता। चीजें स्कूल में चल जाती हैं भर के आना, ये चीजें स्कूल में चल जाती है सर, इसको टेलीविजन पे मत चलाइए, गंभीर बात कीजिए। और वो जो सुरेश जी वाला आप किस्सा बता रहे हैं, वो बाकायदा उन्होंने आम आदमी पार्टी को अप्लाई किया था, उनकी तस्वीरें आप चाहें तो देख सकता हूं, आप टेलीविजन पे दिखाना चाहें मैं आपको सप्लाई करवा दूंगा। आगे चले ना, गंभीर बातें करें।